हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। आप यहाँ देख सकते हो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 में 8 मार्च 2020 को यह प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर जितना प्रश्न पूछा गया था इसका पहला पार्ट मैं आपको बना चुका हूँ और मैं दूसरा पार्ट में जो प्रश्न छूट गया था उनको मैं करवाने वाला हूँ सेट नंबर 13 का। तो चलिए हम लोग जहाँ तक छोड़े थे उससे आगे के प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं। तो 9 नंबर के प्रश्न तक मैं आपको बता चुका था, 10वां नंबर का हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो यह प्रश्न 2020 का है, तो उस समय यह प्रश्न करेंट का था, तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2015 से 2020 का पेपर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो नर प्रजनन तंत्र का यहाँ पर भाग है, कौन कौन है? प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। अंडवाहिका नहीं, ये नहीं हो जाएगा। तो अंडवाहिका कहाँ से हो जाएगा? ये नर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको नर प्रजनन तंत्र का भाग और फीमेल प्रजनन तंत्र का भाग मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पर देख लीजिए नर प्रजनन तंत्र का भाग। तो नर प्रजनन तंत्र का भाग क्या सब है? तो नर प्रजनन तंत्र का भाग आपको याद रख लेना है कि विषण हो गया। विषण पूछेगा किसका भाग होता है, तो आपको क्या बताना है कि नर प्रजनन तंत्र का भाग होता है। फिर आपको अधिविषण, अधिविषण, फिर आपको याद रख लेना है शीशन, शीशन, फिर याद रखना है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। तो और आपको याद रखना शुक्राशय, शुक्राशय, शुक्राशय। फिर आपको याद रख लेना है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ग्रंथि। फिर याद रखना है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्टेरॉन। ये किसका भाग है? तो नर प्रजनन तंत्र का भाग है। तो हम लोग अब देखते हैं महिला प्रजनन तंत्र का भाग, मादा प्रजनन तंत्र का भाग हम लोग देखते हैं। तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग में क्या सब आएगा? तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग में आ जाएगा योनि आ जाएगा। फिर आपको याद रखना है सर्विक्स, सर्विक्स हो जाएगा। फिर याद रखना है ग्रीवा आ जाएगा, ग्रीवा आ जाएगा। फिर गर्भाशय आ जाएगा। फिर अंडाशय आ जाएगा, अंडाशय आ जाएगा। और फॉलोबियन ट्यूब, लास्ट आपको याद रख लेना है फॉलोबियन ट्यूब, फॉलोबियन ट्यूब। ये सब मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। तो इसी में आपका दिया हुआ था विषण दिया हुआ था, शुक्रवाहिका दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ था? क्या दिया हुआ था यहाँ पर आप देख लीजिए। नर में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आप मिला लीजिए। जब आप मिलाइएगा तो प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, ये मैं आपको क्या बताया था? नर प्रजनन तंत्र का भाग है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या था? बिल्कुल राइट था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इंग्लैंड ने किया था, कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1765। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय इंग्लैंड का पीएम बताओ। तो इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था, कौन था? ग्रैनविले। कौन था? ग्रैनविले। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 क्या था? बिल्कुल राइट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रभुसत्ता संप्रभुता का उदाहरण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अविभाज्य संप्रभुता। भारतीय संविधान में क्या है कि भारत को यह अधिकार देता है कि अपने आंतरिक मामले में और बाहरी मामले में वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। तो अविभाज्यता, तो ये गलत दिया हुआ है। आद्यता, भारत को कोई आदेश नहीं दे सकता है किसी भी मामले में, वो अपना इच्छा स्वयं रख सकता है, कौन काम उसको करना है, कौन काम उसको नहीं करना है। अस्थायित्व, तो हाँ ये भी बात क्या है? सही है। लेकिन गलत कौन है? अविशिष्टता। क्या है? अविशिष्टता। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है तो गलत को ही हमको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है,
कुलगर्दी के लिए प्रसिद्ध है। तो कुलगर्दी के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो कुलगर्दी के लिए प्रसिद्ध क्या है? सोना है। क्या है? सोना है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कुलगर्दी और एक क्षेत्र आपको याद रख लेना है। कुलगर्दी हो गया और आपको एक क्षेत्र याद रख लेना है, कालगुली। क्या रख लेना है? कालगुली। कालगुली। और ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ये दोनों कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये दोनों किसके लिए फेमस है? सोना के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारत में सोना के लिए कौन सा जगह फेमस है? कौन सा राज्य फेमस है? तो आपको बता, कर्नाटक। क्या बताना है? कर्नाटक। और कर्नाटक में ही क्या है? कोलार का खान। क्या है? कोलार का खान जो सोना के लिए फेमस है। ठीक। थोरियम का अयस्क कहेगा क्या होता है? तो मोनाजाइट होता है। मोनाजाइट होता है। और थोरियम कहाँ प्रसिद्ध है? तो केरल में। कहाँ प्रसिद्ध है? सर्वाधिक कहाँ होता है? केरल में होता है। ठीक। हीरा के लिए पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जगह कौन है? जादूगोड़ा है। और ये कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड में क्या है? जादूगोड़ा है। और यूरेनियम को हम लोग क्या कहते हैं? पीला केक कहते हैं। पीला केक कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? बिल्कुल राइट था। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। रोज क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल ITIHASKIDUNIYA99 पर उपलब्ध हो जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 368 का संबंध पूछ रहा है। तो आर्टिकल 368 का संबंध पूछ रहा है किससे? आर्टिकल 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 352 से 360। आर्टिकल 352 से 360 किसके बारे में बताता है? राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। जम्मू कश्मीर धारा 370 यानी का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 370 का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से है। देश में आपातकाल, तो देश में आपातकाल के बारे में नहीं, राष्ट्रपति शासन तो 356 आपको याद रख लेना है। क्या रख लेना है? 356 राष्ट्रपति शासन। देश में आपातकाल 352 से 356। तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल 352 से 360 हो जाएगा। 360 हो जाएगा आपातकाल। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी के संविधान को हम लोग क्या कहते हैं? वाइमर से, यानी वाइमर से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को हम लोग क्या कहते हैं? वाइमर कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? बिहार का पूछा है। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25.42% हो जाएगा। कितना था? अब मैं आपको जो बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। 2001 से 2011 यानी कि मैं आपको 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक, 2011 के जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार बता रहा हूँ? 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य तो आपको क्या बताना है? मेघालय। क्या बताना है? मेघालय। दशकीय वृद्धि मतलब क्या? प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ जनसंख्या का। ठीक, और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा कि दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश बताओ। केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किसका हुआ था? तो केंद्र शासित प्रदेश में दादर एवं नागर हवेली का हुआ था। किसका हुआ था? दादर
एवं नागर हवेली का हुआ था, नागर हवेली का हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार में सर्वाधिक किस जगह का हुआ था दशकीय वृद्धि जनसंख्या में? तो बिहार में, तो आपको याद रख लेना, बिहार में सर्वाधिक मधेपुरा जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? मधेपुरा जिला में हुआ था। तो इतना प्रश्न आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश 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 के प्रतीक थे। प से प्रस्तर, प से प्रशासन से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं अशोक का पूरा नाम बताता हूँ। सम्राट देवनाम, सम्राट देवनाम, और भगवान को ये काफ़ी ज़्यादा देवताओं के प्रति समर्पित रहता था, इसलिए इसका नाम सम्राट देवनाम पड़ा। देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय, ये सब किसका नाम है? सम्राट अशोक का नाम। सम्राट देवनाम, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी देवताओं को पूजने वाला इसको कहा जाता है। देवनाम, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी उज्जैन, प्रियदर्शनी उज्जैन, दर्शनी उज्जैन, इसका नाम प्रियदर्शनी उज्जैन क्यों पड़ा? क्योंकि पहली बार इसको उज्जैन का राजा बनाया गया था। 4 गो नाम मैंने आपको बताया। फिर करमोली चंड अशोका, फिर चंड अशोका, चंड अशोका कहेगा किसका नाम था? करमोली चंड अशोका, इसी का नाम था। अशोक वर्धन, अशोक वर्धन, अशोक का नाम अशोक वर्धन, अशोक वर्धन वायु पुराण में हमको देखने को मिलता है। फिर अशोक, तो इतना नाम आपको याद रखना है, किसका नाम है? तो अशोक का नाम है। तो आप कैसे याद रख सकते हो? सम्राट देवनाम, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी उज्जैन, प्रियदर्शनी उज्जैन, करमोली चंड अशोका, अशोक वर्धना अशोक। एक लाइन में सारा नाम एक ही बार में याद कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक हीटर का तंतु बना होता है। तो हीटर का तार पूछ रहा है कि किसका बना होता है? तो हीटर का जो तार बना होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और टंगस्टन में, टंगस्टन किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट कहेगा किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक कहेगा कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक बता दो। तो टंगस्टन का गलनांक होता है 3380। कितना होता है? 3380 होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की क्या विशेषता नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये तो विशेषता है। भारत में लिखित संविधान है और संविधान की को सर्वोच्च माना जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। तो हमको सही वाला नहीं, गलत वाला आंसर मानना है। और चलिए और पढ़ते हैं हम लोग। फिर है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार तो ये भी है। तो हम लोग मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? यूएसए के संविधान से लिए हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, गलत चुनना है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, अच्छा प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं, तो आपको बताना है कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं होगा, क्या हो जाएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका रहता तो सही होता है, तो यही गलत दिया हुआ है, प्रतिबद्ध दे दिया है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए ऑप्शन में। तो यही गलत है, जो गलत है तो गलत ही खोजना था। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब मैं आपको कुछ आर्टिकल बताता हूँ। मौलिक अधिकार, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से है। नीति निर्देशक तत्व किससे है? तो नीति निर्देशक तत्व का जो संबंध है आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 किससे क्या बताता है? नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची मतलब क्या होता है? समान शब्द। क्या होता है? समान शब्द हमको खोजना है, समान शब्द खोजना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेम के जैसा शब्द कौन कौन है। प्रणय बिल्कुल सही है। प्रेम के प्रेम बोलिए या प्रणय बोलिए या अनुराग बोलिए, इसका भी अर्थ क्या होता है? प्रेमी होता है।
प्रीति बोलिए, इसका भी अर्थ प्रेमी होता है। घृणा, ये तो प्रेम का क्या दे दिया, उल्टा शब्द दे दिया है, विपरीतार्थक शब्द दे दिया है। तो यही हमको खोजना था कि पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है, घृणा नहीं है, क्योंकि ये विपरीतार्थक शब्द है। और ये सब क्या है, प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। प्रणय, अनुराग, प्रीति, ये सब प्रेम का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो जूता हुआ खेत हमको कहाँ से मिला था, कालीबंगन से मिला था। तो कालीबंगन मिला था। कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। और किस नदी के किनारे, तो घग्घर नदी के किनारे, घग्घर नदी के किनारे। ये बात आपको याद रख लेना है। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और ये किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो यूपी में। कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ये दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में दैमाबाद पड़ता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु क्या है, दैमाबाद है। और पूर्वी बिंदु पूछेगा क्या है, तो आलमगीर है। तो ये बात आपको याद रख लेना है। और चलिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर। चलिए यहाँ फ्रेश से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का सभी बिंदु को हमको याद करना है। तो ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, ये नॉर्थ हो जाएगा, तो ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा। तो पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु क्या है। एक ट्रिक होता है, उम्र पुआ दद पशु। ये ट्रिक आपको याद रखना। ऊ से उत्तर, तो उत्तर में पूछेगा क्या है, तो उत्तर में मांडा है। क्या है, मांडा जिला है। ये बात आपको याद रख लेना है। पुआ, पूरब में क्या है, तो आलमगीर है। तो पूरब यहाँ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरब में क्या हो जाएगा, आलमगीर हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर हो जाएगा, वो यूपी में है। और पुआ द से दक्षिण, दक्षिण यहाँ हो जाएगा, दक्षिण में क्या हो जाएगा, द से दक्षिण, द से दैमाबाद। तो दक्षिण में क्या हो जाएगा, दैमाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैमाबाद, महाराष्ट्र, दैमाबाद हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प से पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम को हम लोग वेस्ट कहते हैं। तो पश्चिमी बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, सुटका गिंडोर। क्या हो जाएगा, सुटका गिंडोर। पश्चिम में पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम में क्या है, तो सुटका गिंडोर है, जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो भारत का अनुच्छेद 56 का संबंध पूछ रहा है किससे है। तो भारत में अनुच्छेद 56 का जो संबंध है वो किससे होगा, आपातकाल से। किससे है, आपातकाल में आर्टिकल 52 से, आर्टिकल 52 से 60 तक का संबंध किससे है, आपातकाल से है। किससे है, आपातकाल से है। 56 राष्ट्रपति शक्ति से है। तो यहाँ पर देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से नहीं, निर्वाचन आर्टिकल 52 कहता है, आर्टिकल 52। ये 52 पूछता तब ये होता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता। भारत में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, ये आर्टिकल 53 है। क्या है, कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान नहीं, कार्यकाल का भी नहीं हो जाएगा। और भारत में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति, हाँ ये आपातकालीन शक्ति से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपातकालीन शक्ति मैंने आपको बताया, आर्टिकल 52 से 60। और आर्टिकल 61, लास्ट वाला 61 जो होता है, आर्टिकल 61 क्या है, राष्ट्रपति का महाभियोग है। जिस प्रक्रिया द्वारा हम लोग राष्ट्रपति को हटाते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत में जैव विविधता के दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। अच्छा, तप्त स्थल कहने का मतलब हो गया हॉट स्पॉट। क्या हो गया, हॉट स्पॉट। तो भारत में टोटल 5 जगह है जिसको हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है। कितना, 5 ही स्थान को भारत में हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है। चलिए मैं उस 5 स्थान का मैं आपको नाम बताता हूँ। तो 5 स्थान कौन कौन सा है, तो पश्चिमी घाट, पहला आपको याद कर लेना है पश्चिमी घाट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मैं आपको 4 बता देता हूँ। तो दूसरा आपको याद रख लेना हिमालय, दूसरा क्या याद रख लेना है, हिमालय। तीसरा आपको याद रख लेना है, तीसरा इंडो वर्मा। क्या रख लेना है, इंडो वर्मा। चौथा याद रख लेना है अंडमान निकोबार। चौथा क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार।
निकोबार, निकोबार हो जाएगा। और जो पाँचवा होगा, पाँचवा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो पाँचवा होगा अंतिम, पाँचवा हो जाएगा क्या, हाँ, चौथा अंडमान निकोबार, और जो पाँचवा हो जाएगा वो सुंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंडा हो जाएगा। तो यही 5 गो होगा। तो इसमें क्या दिख रहा है? पश्चिमी घाट दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। तो जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। कब? 2002 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिवेशवाद का उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? उपनिवेशवाद, हम लोग जो था, हम लोग भारत यानी भारत जो था, किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का था। तो उपनिवेशवाद को ही हम लोग कहते हैं सामंतवाद। क्या कहते हैं? सामंतवाद। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कौन सा एक उपनिवेशवाद का उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण था? वैसे तो औद्योगिक विकास ये भी कारण है, धर्म सुधार ये भी कारण है, ये भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सामंतवाद। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। तो भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार कौन देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमको क्या देता है? भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, मतलब कुछ भी बोलने का जो अधिकार है हमको कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 क्या बताता है? पब्लिक प्लेस में कोई भी देश या राज्य क्या करेगा? किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा 5 आधार पर। किस आधार पर? किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है भारत में। तो पहला होता है जाति, धर्म, लिंग, वंश। जाति, धर्म, लिंग, और आपको क्या देख लेना है? वंश। चौथा क्या हो जाएगा? वंश। और पांचवा होता है जन्म स्थान। तो ये पांचों के आधार पर भेदभाव भारत के नागरिक के साथ नहीं किया जा सकता है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में बताया गया है। और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 20। संविधान का अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्धि के विरुद्ध में संरक्षण। जब तक किसी के अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। तो ये अधिकार हमको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 देता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या देता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी, ये हमको कौन देता है? तो आर्टिकल 21 देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या, हाँ, क्या हो जाएगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या था? बिल्कुल राइट। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 क्या था? बिल्कुल राइट था। तो ये रहा प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ, काफ़ी डिस्कशन के साथ। और रोज़ क्लास का PDF जो है आपका ITIHASKIDUNIYA 99 यहाँ पर अपलोड हो जाता है। आप यहाँ से चाहे तो वीडियो का PDF ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, क्लिक कीजिए और PDF तो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।